जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक विचारक और संत जैसा व्यक्तित्व रखने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब के भ्रष्टाचार संबंधी जो उनके रोकथाम से संबंधित जो दृष्टिकोण था उस पर प्रश्न पूछा गया है। और उस प्रश्न के माध्यम से आप ये समझेंगे कि कैसे ऐसे उद्धरणों को कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़कर बहुत अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनोवाला बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं, माता, पिता एवं शिक्षक। 150 वर्ड्स। इफ ए कंट्री is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are father, the mother and the teacher. ये 3 प्रकार के जो स्टेटमेंट है या ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस बात को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में आप ये बता सकते हैं कि दिया गया उद्धरण भ्रष्टाचार की रोकथाम में राज्य की भूमिका के बजाय समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्ष के प्रश्नों को आप देखेंगे तो 2015 में यह सवाल भी आया है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम में समाज की भूमिका के भीतर भी सबसे पहले परिवार की भूमिका है। दरअसल हम लोग ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कचहरियों, अदालतों, लोकपाल, सूचना के अधिकार और सूचना कार्यकर्ताओं की जो लड़ाइयां हैं उनके संदर्भ में नहीं लड़ी जा सकती। ये कथन ये बताता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो हमें परवरिश के समय घर और विद्यालय से शुरू करनी पड़ेगी। तो जब आप किसी स्टेटमेंट को थोड़ा कोरिलेशन के साथ, थोड़ा एक पृष्ठभूमि के ज्ञान के साथ, एक क्या है कॉन्ट्रेरी जो व्यूज हैं उनके कंपैरिजन के साथ जब आप किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो उस स्टेटमेंट का जो मूल आशय है वो निखर कर सामने आ जाता है। तो एक तो है कि यह राज्य की भूमिका के बजाय समाज की भूमिका को निर्धारित करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है। दरअसल इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार के रोकथाम को लेकर, भ्रष्टाचार को का सामना करने को लेकर जो लीगल मैकेनिज्म जो भी अभी तक अपनाए गए भारत जैसे देशों में, वे लीगल मैकेनिज्म बिल्कुल ही नाकाफी सिद्ध हुए हैं। हम दूसरा डायमेंशन ये बता सकते हैं। और 2015 आईएएस में बच्चों एक सवाल आया था कि भ्रष्टाचार को रोकने में आचार संहिताएं हमने बना ली, हमने सतर्कता सेल, विजिलेंस सेल बना लिए, हमने आयोगों का गठन कर लिया, हमने यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग, इसके साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, ये सब हमने क्या गठित कर लिया, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया। और इतना एक्टिव मीडिया भारत में, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या टीवी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये मीडिया मौजूद है। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, जो रोकथाम है या जो उसमें कमी है वो नहीं आ रही है। तो क्या इन उपायों की प्रभावशीलता पर भी हम इस उद्धरण में बात करेंगे? अगर कर दें तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन जो हमारी होगी वो बहुत अच्छी आ जाएगी। 2013 में जीएस पेपर 2 में एक सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय लोकपाल कितना ही प्रबल क्यों ना हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि पूरा जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो लोकपाल को स्थापित करने को लेकर था और लोकपाल को वे भ्रष्टाचार को रोकने में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देख रहे थे। लेकिन आज लोकपाल बन जाने के बाद भी भारत में भ्रष्टाचार की
के खिलाफ जो लड़ाई है या भ्रष्टाचार की जो रोकथाम है, उसमें कोई खास प्रभावशीलता लोकपाल की वजह से आई हो, आज हम इस बात को क्या है नहीं कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा, वो दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो लीगल मैकेनिज्म है वो इनसफिशिएंट प्रूफ हो रहे हैं। दे आर प्रूविंग इनसफिशिएंट इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीकों से वे क्या है इनसफिशिएंट प्रूव हो रहे हैं। और यहां पर मैंने खुद आईएएस 2015 और 2013 के प्रश्न लिए। इसका मतलब है कि जब आप किसी टॉपिक के प्रश्नों को हैंडल करें, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जो कंटेंट है, जो उनका अप्रोच है, जो उनका डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को भी क्या है ध्यान में रखें। फिर इसके बाद क्या है कि ये जो उद्धरण है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, जो उनकी अदम्य साहस नाम की किताब में शाश्वत जीवन मूल्य नाम के चैप्टर में मिलता है, ये उद्धरण दरअसल भ्रष्टाचार के से मुक्ति में, भ्रष्टाचार के रोकथाम में सदाचार के महत्व को रेखांकित करता है, चरित्र निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है, अभिवृत्ति निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है, सोशलाइजेशन के महत्व को निर्धारित करता है, और मूल्यों के विकास को। तो ये बातें हम लिख देंगे कि भ्रष्टाचार वैसे भी सदाचार की अनुपस्थिति में ही पैदा होता है, तो इस सदाचार के महत्व को रेखांकित करता है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो कन्फ्यूशियस की, चीनी महान विचारक कन्फ्यूशियस की परंपरा और उनकी विचार सरणी को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में से एक हैं। तो वो वहां पर सदाचार पर बहुत बल देते हैं। जैसे कन्फ्यूशियस ने कहा था कि सदाचार ही सभी प्रकार के जीवन का आधार है। सदाचार के बगैर आप कभी भी गवर्नेंस को अच्छा नहीं कर सकते। तो इसी तरह के विचार दरअसल यहाँ कलाम साहब भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी बात हम कर देंगे। फिर इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते थे कि दरअसल हमारा हृदय, हमारा चरित्र, हमारा जो राष्ट्र है और हमारी जो दुनिया है, वो खूबसूरती के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक आपकी हार्ट में प्योरिटी नहीं आएगी, जब तक इंसान के भीतर क्या है, उसके हृदय के भीतर अच्छे विचारों और मूल्यों के प्रति एक सकारात्मक अनुक्रियाशीलता नहीं होगी, तब तक क्या है आप समाज को, तब तक आप देश को कभी भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते। और आज हम देख रहे हैं कि परवरिश है, उसकी कितनी कमजोरियां हैं कि लोग क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं, शादी करके अपने ही पति की क्या कर दे रहे हैं, हत्या करवा दे रहे हैं। तो ये परवरिश की बहुत बड़ी कमी है, ये मूल्यों के विकास का संकट है। और इस पर जो हाय तौबा मची हुई है, इसमें भारत का समाज भीतर जाकर नहीं देख रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम हम अपने बच्चों को वो नसीहत नहीं दे पा रहे हैं कि आपको कोई, अगर व्यक्ति आपकी कोई मनचाही चीज क्या है या व्यक्ति हासिल नहीं होता है, तो आप किसी को नुकसान पहुंचाने की हद तक नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके साथ ही मुद्दा ये भी है कि आप ये भी बताएंगे कि मनुष्य के मन में सदाचार की भावना आप कैसे भरेंगे। यहां पर ये सवाल खुद एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उठाया है, और उनका जवाब है कि आप माता पिता और शिक्षक के द्वारा ही सदाचार की भावना को क्या है भर सकते हैं। फिर इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि प्रेम और स्नेह को हथियार बनाकर माता पिता शिक्षक अपने लोगों को सदाचार के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि आखिर वे माता पिता और शिक्षक पर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों देते हैं। समाज में सोशलाइजेशन या वैल्यूज को इनकलकेट करने वाले और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पियर्स ग्रुप है, लेकिन वे माता पिता, फैमिली पर और इसके साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर इतना बल क्यों दे रहे हैं। तो यहां पर उनके बल देने की वजह यह है कि दरअसल ये प्रेम को हथियार बनाकर रास्ते पर ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता हूं, तो अगर माँ ने मुझे ये कहा है कि 10:30 बजे के बाद चाहे मुखर्जी नगर में आप कहीं भी रहिए, आपको घर वापस आ जाना है, तो यहाँ पर क्या है कि माँ का जो आदेश है उसमें कहीं ना कहीं एक विचार है। उस विचार को मैं क्यों पालन करता हूं, कई बार मैं इसलिए पालन करता हूं कि माँ को हर्ट हो जाए, माँ हर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेम और स्नेह को हथियार बनाकर
लोगों को सदाचार के रास्ते पर क्या लाया जा सकता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस विचार को मानते थे, और इसके साथ ही क्या है, वे कहते थे कि ईमानदारी जो होती है ना, वो सदाचार से पनपती है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चरित्र निर्माण का होना जरूरी है, सदाचार का आना जरूरी है, और सदाचार से ईमानदारी आएगी, और ईमानदारी से क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, रुक जाएगा। तो ये डायमेंशन, 8 डायमेंशन मैंने बता दिए। नवा डायमेंशन थोड़ा डेप्थ लेवल पर अब लेकर चलते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को। दरअसल बच्चों, जब मैं भ्रष्टाचार पर लेक्चर्स लेता हूं, तो भ्रष्टाचार पर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आधार बनाकर एक पूरी एक समेकित इंटीग्रेटेड चर्चा क्या है करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर दरअसल दो बड़ी बहस है, एक भ्रष्टाचार की प्रकृति को लेकर है, ये दूसरा क्या है, या उसके कॉजेस, उसकी एक्सप्लेनेशन, या उसके उत्पत्ति के कारणों के संदर्भ में है, और दूसरा भ्रष्टाचार से कम्बैट, लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है, इसको है। भ्रष्टाचार को लेकर जो एक बहस है, वो बहस ये है कि भ्रष्टाचार मूल्यों का संकट है या भ्रष्टाचार संस्थाओं का संकट है। तो अगर आप जो भ्रष्टाचार पर बातचीत करने वाले, भ्रष्टाचार को विवेचन का विषय बनाने वाले जो भी नैतिक चिंतक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो विचारक सुधारक हैं, उनमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार मूल्यों का संकट है। जैसे आप कन्फ्यूशियस को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ेंगे, तो वहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि भ्रष्टाचार को वो वैल्यूज की क्राइसिस के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वैल्यूज की जो क्राइसिस के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब कि वे इंस्टीट्यूशंस पर बहुत ज्यादा क्या फोकस नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण ये है कि भ्रष्टाचार दरअसल क्या है, संस्थाओं का संकट है। और हमारे देश में इसका सबसे बड़ा, इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे साहब को ये लगता था कि दिन प्रतिदिन के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दरअसल जो अदालतों का तरीका है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो मुकदमे हैं, जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के जो मुकदमे हैं जो अदालतों में लड़े जाते हैं, उनके बजाय हमें एक ओम्बुड्समैन जैसी एक संस्था होनी चाहिए जहां भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उन मामलों को देखा जाए। और इसमें भारत में कोई भी उच्च संवैधानिक पद, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, तो उसे भी क्या है, भ्रष्टाचार के मामलों में लोकपाल के दायरे में लाया जाए। तो ये विचार क्या कहता है कि भ्रष्टाचार दरअसल संस्थाओं का संकट है, ये क्राइसिस ऑफ वैल्यूज नहीं है, ये दरअसल क्या है, क्राइसिस ऑफ क्या है, इंस्टीट्यूशंस है। दरअसल अन्ना हजारे ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे जो बहुत ही इंटरनेशनली जो एक्लेम्ड जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी आप इसी प्रकार की स्थिति, इसी प्रकार के विचार को देखेंगे। आप विश्व बैंक के साहित्य को पढ़ेंगे तो गवर्नेंस की क्राइसिस के रूप में भ्रष्टाचार को 90 के दशक में एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके साथ ही अगर आप इन सब से बाहर निकलकर अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ थिंकर्स को आप पढ़ेंगे, जैसे कि एक अमेरिकी विद्वान है निकोलस हेनरी, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स नाम की किताब लिखी। तो उसमें वो लिखते हैं कि कॉजेज ऑफ करप्शन में जो एक बहुत बड़ा कॉज है, वो बहुत बड़ा कॉज क्या है, वो है स्ट्रक्चरल रीजंस। जैसे कि अगर कहीं पर विकेंद्रीकृत सरकार है तो विकेंद्रीकृत सरकार की तुलना में केंद्रीकृत सरकारों में, केंद्रीकृत ढांचों में भ्रष्टाचार क्या होगा, वह क्या है, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अन्ना हजारे, विश्व बैंक, इस तरह की जो संस्थाएं हैं वे इस प्रकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट्स है उसमें प्रशासन में नैतिकता को जब आप पढ़ेंगे तो वो ज्यादा संतुलित और समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। दरअसल भ्रष्टाचार तब पैदा होता है जब हमारे भीतर जो टेम्पटेशन है, जो प्रलोभन है, उसको सामाजिक अनुमति पूर्णता प्राप्त हो जाती है। व्हेन आवर टेम्पटेशन मीट्स विद द सोशल कन्फर्मिटी, करप्शन अराइजेस, ये व्याख्या है। तो प्रलोभन व्यक्ति के भीतर का है,
प्रलोभन व्यक्ति की गिरावट, उसके मूल्यों की गिरावट को व्यक्त करता है। लेकिन सामाजिक अनुमति पूर्णता जो है वो कहीं ना कहीं, या कानूनी अनुमति या सामाजिक जो अनुमति पूर्णता है, वो कहीं ना कहीं बाहरी संस्थाओं के संकट की तरफ क्या संकेत करती है। तो भ्रष्टाचार को लेकर ये एक भ्रष्टाचार के उद्भव के संदर्भ में इस प्रकार के क्या है विचार हैं। अब दूसरे प्रकार का जो, और इसी में जैसे अगर हम लोग थोड़ा अमर्त्य सेन को भी जोड़ लें, और अमर्त्य सेन के विचारों को भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप ये देखेंगे कि इसी प्रकार के दृष्टिकोण को क्या है उन्होंने आगे बढ़ाया है। अमर्त्य सेन के जो विचार हैं, अमर्त्य सेन के जो विचार हैं उसमें उन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक एक किताब में लिखा है कि प्रचलित जीवन मूल्य और मानदंड ही समाज में भ्रष्टाचार के अस्तित्व अथवा उससे मुक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में विश्वास आदि की भूमिका को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही एक काउंटर व्यू भी है। वो काउंटर व्यू क्या कहता है, या एक अलग व्यू भी है कि जिसमें भ्रष्टाचार को मानकों, मूल्यों और मानदंडों को छोड़ देने का नतीजा नहीं मानकर, बल्कि क्या है, भ्रष्टाचार को संरचनात्मक कारणों से जोड़कर देखा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर स्ट्रक्चर की तरफ बात चली जाएगी। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरपेक्ष शक्ति निरपेक्ष भ्रष्टता पैदा करती है। तो यहाँ पर थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे तो ये विचार भी आप क्या है बता सकते हैं। इन डेप्थ में इस विचार के अलावा बच्चों यहाँ पर आपको इस कथन में ये भी क्या है आप बता सकते हैं कि दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर जो लड़ाई लड़ी जाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें भी दो रास्तों की तरफ संकेत मिलता है। कुछ लोग लीगलिज्म की तरफ जाते हैं। लीगलिज्म की तरफ जाने का मतलब कि आप कठोर कानून बना दीजिए, कठोर दंड दे दीजिए, भ्रष्टाचार को एक बहुत ही क्या है मामूली अपराध के रूप में मत लीजिए। तो ये लीगलिज्म का तरीका है। लोकपाल का गठन कर लीजिए आप, इसके साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग बना लीजिए, और आरटीआई को, अगर आरटीआई कंप्लायंसेस नहीं होते हैं तो सूचना आयोग का गठन कर लीजिए। ये क्या है, लीगलिज्म का दृष्टिकोण है। और लीगलिज्म का दृष्टिकोण मैंने आपको बताया कि सफल नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा जो दृष्टिकोण है वो मोरलिज्म का है, वह नीतिवाद का दृष्टिकोण है, जो कन्फ्यूशियस के विचारों में भी मिलता है और कलाम साहब के विचारों में भी मिलता है। कलाम साहब अपने इस स्टेटमेंट में दरअसल एक क्या है, बहुत क्या है गहरी बात भी कर रहे हैं। और वो गहरी बात क्या है कि आप करप्शन फ्री सोसाइटी तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक करप्शन के अगेंस्ट जो एटीट्यूड है लोगों का उसको नेगेटिव न कर दें। क्योंकि करप्शन करता कौन है, भ्रष्टाचार के कार्य कौन करता है, व्यक्ति करता है। और व्यक्ति में उसको लेकर नकारात्मक अभिवृत्ति नहीं है, बल्कि सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है हो गई है। इस तरह से वे एटीट्यूड के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ संकेत करते हैं कि जब तक आप भ्रष्टाचार को एक नकारात्मक मूल्य या मानक के रूप में लोगों के जेहन में स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक आप चाहे कितने भी इंस्टीट्यूशंस बना लीजिए, तब तक आप चाहे कितने भी संस्थाओं का गठन कर लीजिए, भ्रष्टाचार पर आप कोई प्रभावकारी नियंत्रण नहीं अपना पाएंगे। यहां वे अभिवृत्ति के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। और जब आप एथिक्स के पेपर में एटीट्यूड को पढ़ते हैं, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या होते हैं उनको पढ़ते हैं, तो एटीट्यूड के 4 फंक्शंस बताए जाते हैं। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे सोशल ग्रुप को डिफाइन करता है कि अगर मान लीजिए कि कोई आरएसएस की शाखा में जाता है तो आरएसएस की शाखा के प्रति उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, या कोई पर्यावरण संरक्षण समूह में शामिल है, कोई गांव में क्या है श्रमदान करने वाले समूह में शामिल है, तो यहां पर क्या है कि वह सामाजिक समूह को परिभाषित करता है। एटीट्यूड जो होता है वो हमें आइडेंटिफाई, हमारी पहचान को भी निर्मित करता है। वो हमारे व्यवहार और हमारे मूल्यों और मानकों को भी दिशा निर्देशित करता है। एटीट्यूड के इस फंक्शन को अगर देखें तो अगर मेरा करप्शन को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है,
जैसे कि अगर मेरा शराब को लेकर, अफीम को लेकर, गांजा को लेकर, चरस को लेकर या चाय को लेकर अगर मेरा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है तो मैं पीता जाऊंगा, पी रहा हूं। इसलिए करप्शन को लेकर एक नेगेटिव एटीट्यूड लोगों के दिमाग में पैदा होना जरूरी है। और एटीट्यूड फॉर्मेशन तीन तरीके से होता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक तरीका ये होता है कि हम लोगों से, हम क्या है, दूसरों के अंतःक्रिया से, चाहे वो सोशल लर्निंग हो, सामाजिक अधिगम हो, या फिर सोशल कंपैरिजन हो, उससे एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। हम बहुत से वैल्यूज को वहां से सीख लेते हैं। हम अपने शिक्षक से भी सीखते हैं। हमारे भीतर जो बच्चे होते, जो हमारे भीतर जो मूल्यों का विकास होता है वो दूसरों की अंतःक्रिया से भी होता है, स्वयं के अनुभव से भी होता है, और उसको जन्मजात कारणों की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर माता पिता और शिक्षक ये नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और ये नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन में जब हेल्प करेंगे तो इनकी भूमिका इस संदर्भ में क्या अहम हो जाती है। तो अगर हम चाहें तो हम इस स्टेटमेंट को, जो ये उद्धरण आया है, कोटेशन जो आया है, उस कोटेशन को हम लोग एटीट्यूड के उस सैद्धांतिक संदर्भ में भी क्या जोड़ कर क्या लिख सकते हैं, जिसका मैंने यहां पर आपको क्या है संकेत किया है कि ये दरअसल क्या है, मूल्यवाद की लड़ाई है। यूपीपीसीएस 2023 में बच्चों एक सवाल पूछा गया था, और वो सवाल ये था कि बच्चे को जो हम सिखाते हैं उस सिखाने वाली चीज या उपदेश वाली चीज से उसके मूल्यों का विकास नहीं होता। जो वो अपने आसपास के परिवेश में देखता है उससे ही उसके मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। और अपने आसपास के परिवेश में हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी होती है हमारे अपने परिवार को लेकर, या हमारे परिवार में क्या हो रहा है। तो यहां पर बहुत गहरी बात भी क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के इस स्टेटमेंट में क्या है कही गई है। तो कुल मिलाकर हम इतने डायमेंशंस क्या है इसमें क्या है लिख सकते हैं। और इन डायमेंशंस को अगर मैं फिर से यहां पर क्या है अगर एक बार समराइज करूं, तो मैंने यहां पर कई डायमेंशंस की बात कर दी। मैंने सबसे पहले कहा कि आप ये बताइए इसमें कि समाज की भूमिका राज्य की भूमिका की तुलना में इस कथन में ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होती है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम में समाज की भूमिका, और मुख्यतः इसमें परिवार और शिक्षा संस्था की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे उस प्रचलित समझ से बिल्कुल विपरीत है, जहां पर हम ये सोचते हैं कि लीगल मैकेनिज्म जो स्टेट के द्वारा किए जाएंगे, राज्य के द्वारा प्रवर्तित जो यांत्रिक जो लीगल या कानूनी या विधिक जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से, चाहे वो आचार संहिताएं बनाना हुआ, सतर्कता सेल आयोग बनाना हुआ, उससे हम करप्शन को क्या है रोक पाएंगे। और इसीलिए लोकपाल बनाने के बाद भी, केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाने के बाद भी, कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ प्रावधान किए जाने के बावजूद भी, आरटीआई को लाने जाने के बाद भी, केंद्रीय सूचना आयोग को बनाए जाने के बाद भी करप्शन पर हम बहुत कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं पाते हैं। तो दूसरा आप है, एक तीसरी बात यहाँ पर कि ये सदाचार को, चरित्र निर्माण को, अभिवृत्ति निर्माण को, सोशलाइजेशन को, मूल्यों के विकास को सिद्ध करता है, जो मैंने सबसे लास्ट में क्या आपसे डिस्कस किया। चौथी बात यहाँ पर है कि हृदय, चरित्र, राष्ट्र और संसार ये सब जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर वे कन्फ्यूशियस के पूरे विचार के साथ साथ वे दक्षिण भारत में तिरुवल्लुरम का जो विचार है उन सब के साथ कलाम साहब क्या है एक गहरा क्या है साम्यता प्रदर्शित करते हैं कि भाई जब तक आपके हृदय में शुद्धता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फिर इसके साथ ही मनुष्य के मन में सदाचार की भावना कैसे भरी जाए, तो यहाँ पर वे एटीट्यूड फॉर्मेशन को ये सबसे महत्वपूर्ण नियम कि अभिवृत्तियों का जो निर्माण होता है वो सामाजिक अधिगम से होता है, और सामाजिक अधिगम में माता पिता और शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसका वे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि प्रेम और स्नेह को हथियार बनाकर आप लोगों के भीतर सदाचार की भावना को क्या है विकसित कर सकते हैं। वे यहाँ पर यह भी कहते हैं कि ईमानदारी सदाचार से पनपती है और भ्रष्टाचार सदाचार की अनुपस्थिति है, इसलिए इस बात को भी समझना होगा। इसके साथ ही वे भ्रष्टाचार की प्रकृति के बारे में,
थोड़ा अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि भ्रष्टाचार को संस्थाओं का संकट कम समझिए, मूल्यों का संकट ये ज्यादा है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लीगलिज्म काम नहीं आएगा, आपको एक मोरलिज्म क्या है विकसित करना होगा। अगर आप ये सब जोड़ते हैं, कन्फ्यूशियस की बात थोड़ी कर देते हैं, अमर्त्य सेन की थोड़ी बात कर देते हैं, इसके साथ ही क्या है कि जो नाकामियां हमारे सामने समाज में दिख रही हैं वो आप बता देते हैं, परवरिश की जो कमजोरियां हैं जिसमें लोग शादी करके बिना शादी किए लिव इन रिलेशन वाले भी लोग क्या है वो लड़कियों को बोटी बोटी काट डाल रहे हैं। फिर इसके साथ ही दूसरी तरफ क्या है कि कोई अपने पति को ही क्या है मरवा डाल रहा है। ये सब जो चीजें हैं ये मूल्यों के विकास का या मूल्यों का संकट है, उस संकट को भी आप क्या है यहाँ पर पासिंग रेफरेंस के रूप में क्या है जोड़ सकते हैं, और तब आप बहुत अच्छा उत्तर क्या है क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।